नमस्ते दोस्तों। 21 मई 1991 की शाम करीब 6 बजे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी विशाखापत्तनम में अपने चुनावी सभाएं खत्म कर रहे थे और मद्रास जाने की तैयारी कर रहे थे। उस वक्त चेन्नई को मद्रास कहा जाता था। उनका हेलीकॉप्टर उड़ने के लिए तैयार हो रहा था। अचानक हेलीकॉप्टर के पायलट ने उन्हें कुछ तकनीकी दिक्कतों के बारे में बताया। उन्हें बताया गया कि मद्रास जाना संभव नहीं होगा। तो निराश राजीव गांधी राज्य अतिथि गृह जाने लगे। वो अपनी कार में राज्य अतिथि गृह जा रहे थे जब उसकी पुलिस टीम को वायरलेस मैसेज मिला। बताया गया कि तकनीकी समस्याएं ठीक कर दी गई हैं और हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए तैयार है। तो राजीव गांधी ने यू टर्न लिया और एयरपोर्ट की तरफ बढ़ गए। वह इतने जल्दी में थे कि उन्होंने अपनी पर्सनल सिक्योरिटी चीफ ओपी सागर को भी नहीं बताया, जो अलग वैन में यात्रा कर रहे थे। वह अपनी पर्सनल सिक्योरिटी टीम के बिना हेलीकॉप्टर में बैठ गए और मद्रास के लिए रवाना हो गए। करीब 8:30 शाम को मद्रास एयरपोर्ट पर कांग्रेस पार्टी के कई नेता राजीव गांधी का स्वागत करने के लिए वहां मौजूद थे। उस रात उन्हें श्री पेरुम्बुदुर में एक चुनावी सभा को संबोधित करना था। वे पहले ही सभा के लिए देर से आए थे। रात के 10:10 पर वे श्री पेरुम्बुदुर पहुंचे। उस गर्म मौसम में भी हजारों कांग्रेस समर्थक राजीव गांधी को देखकर उत्साहित थे। एक गीत बज रहा था जिसमें राजीव गांधी और उनकी मां इंदिरा गांधी की तारीफ हो रही थी। लगभग 10:19 पर जैसे ही राजीव गांधी मंच की ओर बढ़े, वहां एक धमाका हुआ। कुछ ही सेकंड में धुआं हर तरफ फैल गया। लोग चिल्लाने, नमस्ते दोस्तों। एक गांधी मंच की ओर बढ़े, वहां एक धमाका हुआ। कुछ ही सेकंड में धुआं हर तरफ फैल गया। लोग चिल्लाने, नमस्ते दोस्तों। 21 मई 1921 पूर्व प्रधान वहां बहुत अफरा तफरी मची हुई थी। बाद में पता चला कि इस धमाके में 18 लोग मारे गए थे। उनमें से एक राजीव गांधी भी थे। मैं एक ऐसा भारत देखता हूं जो मजबूत, स्वतंत्र, आत्मनिर्भर हो और दुनिया के देशों में सबसे आगे हो, मानवता की सेवा में अग्रिम पंक्ति में खड़ा हो। 22 मई की सुबह यह खबर अखबारों में छपी। पूरा देश हैरान रह गया। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, जो भुवनेश्वर में एक रैली में शामिल थे, बीच में ही रैली छोड़कर दिल्ली लौट आए। तुरंत एक आपातकालीन कैबिनेट बैठक बुलाई गई, सभी खुफिया एजेंसियों के चीफ्स के साथ, आरएडब्ल्यू, इंटेलिजेंस ब्यूरो और मिलिट्री इंटेलिजेंस के प्रमुख। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस हत्या के बारे में किसी के पास कोई जवाब नहीं था। ये एक राष्ट्रीय शर्मिंदगी का पल था। कोई भी नहीं बता पा रहा था कि यह हमला कैसे और किसने किया। ये भारत के इतिहास की सबसे जटिल और रहस्यमय हत्या होने वाली थी। क्योंकि दोस्तों, बात यह है कि हमारे देश की अब तक की 2 सबसे बड़ी हाई प्रोफाइल हत्याएं महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी की हत्याएं थीं। दोनों ही मामलों में उनके हत्यारे मौके पर ही पकड़े गए थे। लेकिन इस बार किसी को भी पता नहीं था कि कातिल कौन था और कोई सीधा सबूत भी नहीं था। धमाके की वजह से सभी सबूत नष्ट हो गए थे। इस धमाके को करने वाले हमलावर की पहचान साफ नहीं थी। कोई ठोस सुराग नहीं था। ये एक अंधा केस था। सबको डर था कि इससे साजिश की तरह की कई अफवाहें फैलेंगी। अगर अगले कुछ दिनों में इसके पीछे वाले साफ तौर पर सामने नहीं आए, तो जाहिर है कि मीडिया और जनता में अटकलें लगनी शुरू हो जाएंगी। इस अभूतपूर्व संकट से निपटने के लिए एक विशेष जांच टीम एसआईटी बनाई गई। इस एसआईटी की अगुवाई के लिए उस वक्त के सीबीआई डायरेक्टर ने आईपीएस अधिकारी डॉ कार्तिकेयन को चुना। उन्हें राजनीतिक दबाव संभालने की कला के लिए जाना जाता था। उनके साथ टीम में देश के टॉप अफसर थे, जिसमें एनएसजी का हेड और कई अनुभवी आईपीएस अधिकारी शामिल थे। ये टीम बहुत ही कुशल और काबिल थी। इनका सिर्फ एक ही मकसद था, राजीव गांधी की हत्या के पीछे वाले जिम्मेदार को ढूंढना। उन्हें इस मामले को साजिश की थ्योरी बनने से रोकना था और भारत की सुरक्षा बलों की विश्वसनीयता वापस लानी थी। इसी दौरान इंडिया टुडे के पत्रकार अनिरुद्ध मित्रा इस मामले को शुरू से कवर कर रहे थे।
शुरू से लेकर अंत तक उन्होंने इस केस को करीब से फॉलो किया और आखिरकार 2022 में उन्होंने अपनी किताब प्रकाशित की, 90 दिन, राजीव गांधी के हत्यारे की खोज की सच्ची कहानी। अब सोनी लिव ने इस किताब को शानदार तरीके से वेब सीरीज के रूप में ढाला है, द हंट, राजीव गांधी हत्या मामला। निर्देशन नागेश कुकुनूर का है। ट्रेलर काफी दिलचस्प लग रहा है, तो मैंने सोचा कि इस मौके का फायदा उठाकर आपको इस घटना की सच्ची कहानी बताऊं। इस वीडियो में चलिए जानते हैं राजीव गांधी की हत्या के पीछे की कहानी। टीम को यह समझ नहीं आ रहा था कि जांच की शुरुआत कैसे करें। धमाके में ज्यादातर सबूत नष्ट हो चुके थे और जो बचा था उसे पहचान पाना मुश्किल था। मीडिया में अफवाहें चल रही थीं कि तमिल उग्रवादी संगठन एलटीटीई इसके पीछे हो सकता है। तो प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने आरएनडब्ल्यू के चीफ जीएस वाजपेयी को फोन किया और मीडिया में चल रही अफवाहों के बारे में पूछा। क्या एलटीटीई ने सच में राजीव गांधी की हत्या की थी? जीएस वाजपेयी ने बताया कि एलटीटी के इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट चीफ सताशिवम कृष्ण कुमार, जिनका निकनेम किट्टू था, ने इस हत्या से कोई भी लिंक होने से इनकार किया था। जीएस वाजपेयी ने तब के प्रधानमंत्री से कहा कि किट्टू असल में एलटीटीई में छुपा हुआ आरआईवी एजेंट था। साथ ही आरआईवी को नहीं लगा कि इसमें कोई विदेशी साजिश थी। उन्होंने कश्मीरी या किसी और की किसी भी संभावना को पूरी तरह खारिज कर दिया। इस हत्याकांड के पीछे सिख उग्रवादियों का हाथ बताया जा रहा था। 22 मई की सुबह तमिलनाडु के फोरेंसिक लैब्स के डायरेक्टर डॉ चंद्रशेखरन अखबार पढ़ रहे थे। तभी उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने पूरे मामले का रुख बदल दिया। इस क्राइम सीन की तस्वीरें अखबारों में छपी थीं। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्होंने देखा कि शवों के ढेर के बीच में एक कैमरा रखा हुआ था। लगता है ये एक कैमरा है। उन्हें विश्वास हुआ कि यह कैमरा इस केस की सबसे अहम सच्चाई हो सकती है। डॉ चंद्रशेखरन ने अपनी टीम को यह कैमरा ढूंढने का आदेश दिया। यह कैमरा एक फोटोग्राफर हरिबाबू का था। वो इसी धमाके में मर गया था। धमाके के बाद यह कैमरा सीआईडी ने बरामद किया। एक सीआईडी ऑफिसर चंद्रशेखरन से मिला और अपनी टीम को इस कैमरे की फिल्म से 10 तस्वीरें दी। उन तस्वीरों में से खास थी एक फोटो जिसमें एक औरत चश्मा लगाई हुई थी, नारंगी और हरे रंग का कपड़ा पहने हुए, हाथ में चंदन की माला लिए हुए, और उसके पास एक आदमी था जो सफेद कपड़े में खड़ा था, एक नोटबुक पकड़े हुए, जैसे कोई पत्रकार हो। अपराध स्थल से मिली दूसरी छोटी छोटी सबूतों के आधार पर साफ था कि यह धमाका किसी मानव बम ने किया था। ये बम स्टेज के नीचे या किसी कार के अंदर नहीं रखा गया था, बल्कि इसे कोई इंसान खुद लेकर आया था। फोरेंसिक लैब ने तारों के साथ नीले डेनिम कपड़े और हरे नारंगी धागे पाए थे। इससे साबित हुआ कि इस तस्वीर की महिला ही असल में मानव बम थी। तारों के साथ कपड़े के फाइबर भी मिले थे। वो हरे और नारंगी रंग के थे। वो महिला ही बमबारी करने वाली थी, आत्मघाती बमबाज। इन तस्वीरों में तमिलनाडु पुलिस की एक उप निरीक्षक अनसुया राजीव गांधी के पास देखी गई थीं। धमाके की वजह से वह बुरी तरह झुलस गईं और अस्पताल में थीं, लेकिन सौभाग्य से वह जिंदा थीं। बाद में अनसुया ने बताया कि उन्होंने बमबाज को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन राजीव गांधी ने उन्हें अपने पास बुलाया था। राजीव गांधी ने उन्हें कहा कि चिंता मत करो और आराम करो। इसके बाद वह महिला राजीव गांधी के पैर छूने के लिए झुकी, और जैसे ही राजीव गांधी ने उन्हें उठने के लिए कहा, तभी धमाका हो गया। अनसुया ने यह भी बताया कि फोटोग्राफर हरी बाबू ही वो था जिसने उस महिला को वीआईपी एरिया में घुसने में मदद की थी। उस वक्त एसआईटी को यकीन नहीं था कि हरी बाबू और सफेद कपड़े में वाला आदमी उस महिला से जुड़े हैं या नहीं। क्या वे भी इस साजिश में शामिल थे? कुछ दिन बाद एसआईटी ने हरी बाबू के घर छापा मारा। वहां उन्हें एक बिल मिला, चंदन से भरे हार का बिल, वही हार जो उस महिला ने फोटो में पहना था। इसके अलावा उन्हें एक डिब्बा मिला
जिस पर एलटीटीई के प्रमुख प्रभाकरण की फोटो लगी थी और एक खत भी मिला जो हरी बाबू ने अपनी गर्लफ्रेंड सुंदरी को लिखा था। उस खत में उसने साफ लिखा था कि वो एक खतरनाक मिशन पर जा रहा है। दोस्तों, इससे ये साबित हो गया कि एलटीटीई सीधे तौर पर इसमें शामिल था। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा वेदारण्याम शहर में हुआ। पुलिस की रूटीन चेकिंग के दौरान उन्होंने एक नौजवान को मोटरसाइकिल चलाते हुए रोका क्योंकि वह तेजी से चला रहा था। पुलिस को उसकी बोली सुनकर शक हुआ कि वो श्रीलंकाई तमिल है। उसे पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया। उसका नाम था शंकर कोनेस्वरन। जब हरिबाबू द्वारा अपराध स्थल पर ली गई तस्वीरें उसे दिखाई गईं, तो उसने सफेद कपड़े पहने व्यक्ति को शिवरासन के रूप में पहचाना। उसने कहा कि शिवरासन एलटीटी प्रमुख प्रभाकरण का भरोसेमंद सैनिक था। उसने यह भी कबूल किया कि वह 1 मई को शिवरासन के नेतृत्व में भारत आए 9 सदस्यों वाली हिट स्क्वाड का हिस्सा था। पुलिस ने आगे की जांच के लिए उसके सामान जब्त कर लिए। इस आदमी के पास एक डायरी थी और उस डायरी में एक महिला जिसका नाम नलिनी था का फोन नंबर था। एक व्यक्ति जिसका नाम दास भी था, उसका भी जिक्र था। तमिलनाडु पुलिस नलिनी से पूछताछ करने गई, लेकिन उन्हें उसके खिलाफ कुछ भी नहीं मिला। 30 मई 1991 को एसआईटी ने महिला बमबाज और शिवरासन की तस्वीरें अखबारों में छापी। कुछ दिन बाद एसआईटी को एक फोन आया। एक आदमी ने बताया कि 21 मई की दोपहर को उसकी पत्नी ने अपने पड़ोसी नलिनी को देखा, साथ में कुछ लोग जो अखबारों में दिखाए गए लोगों जैसे लग रहे थे। उसने बताया कि उस महिला के हाथ में चंदन की माला थी। ये दूसरी बार था जब एसआईटी को नलिनी का नाम मिला। सबसे पहले उस डायरी में और दूसरे इस आदमी ने अपने पड़ोसी नलिनी की फोन पर शिकायत की। उसके बाद 11 जून को एक छापेमारी में एजेंसियों को 3000 कॉपीज मिली। एलटीटीई की प्रचार सामग्री वाली किताब द सैटेनिक फोर्सेस। इस मामले में भग्यानंद नाम के एक आदमी को हिरासत में लिया गया। वो एक प्रिंटिंग प्रेस चलाता था और उस पर एलटीटीई की साहित्य छापने का शक था। इससे एसआईटी को बड़ी कामयाबी मिली। घंटों की पूछताछ के बाद भग्यानंद ने पुलिस को बताया कि नलिनी असल में उसकी बहन थी और सफेद कपड़ों में जो शख्स तस्वीरों में था वो सच में शिवरासन ही था। शिवरासन की सिर्फ एक आंख थी और आत्मघाती बमबाज धानु था। इस आदमी ने पुलिस को साफ साफ बताया कि उसकी बहन नलिनी और उसका प्रेमी मुरुगन, जिसे दास भी कहा जाता था, भी इस साजिश में शामिल थे और एक औरत शुभा भी इस साजिश में शामिल थी। धानु और शुभा एलटीटीई के आत्मघाती दस्ते के सदस्य थे, जिन्हें ब्लैक टाइग्रेस के नाम से जाना जाता था। धीरे धीरे इस साजिश में शामिल लोगों के नाम एक एक करके सामने आने लगे। शिवरासन, नलिनी, शुभा और मुरुगन की कंप्यूटर जनरेटेड तस्वीरों वाले पोस्टर भी लगाए गए। तमिलनाडु के हर जगह पोस्टर चिपकाए गए थे। लोगों को निर्देश दिया गया था कि अगर वे कहीं भी इन्हें देखें तो पुलिस को सूचना दें। एसआईटी ने यह भी पता लगाया कि राजीव गांधी की हत्या के बाद मुरुगन ने नलिनी और उसकी मां को तिरुपति मंदिर ले गया था। वहीं उसने नलिनी से शादी कर ली। उन्हें पकड़ने के लिए एसआईटी ने एक ड्रामेटिक ऑपरेशन प्लान किया। उन्होंने एक जाल बिछाया। 13 जून 1991 को मद्रास के सैदापेट बस टर्मिनल पर नलिनी और मुरुगन को गिरफ्तार कर लिया गया। मुरुगन, जो कि एक विस्फोटक विशेषज्ञ था, गिरफ्तारी से बचने के लिए भागने की कोशिश करने लगा। जब वो भागने में नाकाम रहा तो उसने साइनाइड कैप्सूल खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन एनएसजी कमांडो वहां समय पर पहुंच गए और उसे जिंदा पकड़ लिया। दोस्तों, एलटीटी के सभी सदस्य जरूर अपने गर्दन में ताबीज की तरह साइनाइड कैप्सूल पहनते थे ताकि पकड़े जाने पर पुलिस को कुछ बताने से बचा जा सके। उन्हें सिखाया जाता था कि कैप्सूल निगल लेना ही बेहतर है गिरफ्तारी से। इसी वजह से एसआईटी के लिए किसी भी एलटीटीई सदस्य को जिंदा गिरफ्तार करना मुश्किल होता था। आमतौर पर पुलिस माओवादी या आतंकवादियों से मुठभेड़ करती है, लेकिन यहाँ एसआईटी उन्हें जिंदा पकड़ने की कोशिश कर रहा था। इसके लिए एनएसजी कमांडो को खास ट्रेनिंग दी गई थी।
उन्हें बताया गया था कि एलटीटी के सदस्य साइनाइड की गोली लेने की कोशिश करेंगे और उन्हें यह भी सटीक तरीका बताया गया था कि कैसे उन्हें गोली लेने से रोका जाए। अगर आप उन्हें जिंदा पकड़ना चाहते हो तो ये प्रक्रिया 15 से 30 सेकंड के अंदर पूरी करनी होगी। गोली लेने से रोकने के लिए 30 सेकंड के अंदर दवा दें और 30 मिनट के अंदर अस्पताल पहुंचाएं। इस गिरफ्तारी के बाद एसआईटी ने कोनेश्वरन, भाग्यनाथन, नलिनी और मुरुगन, इन्हें कुछ और लोगों के साथ मिलाकर पूछताछ की गई जो उन्होंने गिरफ्तार किए थे और इसी से पूरी साजिश सामने आ गई। एलटीटी के सदस्य राजीव गांधी को क्यों मारना चाहते थे? दोस्तों, इसे समझने के लिए हमें इतिहास पर नजर डालनी होगी। एलटीटी का मतलब है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। ये उग्रवादी संगठन श्रीलंका के उत्तर और पूर्वी इलाकों में एक स्वतंत्र देश बनाने के लिए लड़ रहा था। श्रीलंका में ज्यादातर लोग सिंहली भाषा बोलते हैं, लगभग 74.9% लोग हैं, और एक छोटी संख्या लगभग 11.2% तमिल बोलते हैं। इतिहास में श्रीलंका ने वो भी सत्ता संघर्ष झेले हैं जो कई देशों में होते हैं। बहुसंख्यक ने अल्पसंख्यक पर अत्याचार किया। श्रीलंकाई तमिलों के खिलाफ सिस्टमैटिक भेदभाव था। इसी वजह से ये संगठन बना और उन्होंने अलग देश की मांग की। भारत में तमिलनाडु में बड़ी तमिल आबादी है जो अपने तमिल भाइयों के लिए सहानुभूति रखती थी। 1983 में भारत ने तमिलनाडु में मिलिटेंट ग्रुप्स को ट्रेनिंग देना शुरू किया। कहते हैं कि भारत ने अपनी दक्षिणी तट रक्षा के लिए और श्रीलंका में पाक, चीनी और अमेरिकी प्रभाव बढ़ने से रोकने के लिए एलटीटी का इस्तेमाल करना चाहा था। 1987 तक स्थिति और बिगड़ गई थी और श्रीलंका पर दबाव बढ़ रहा था। भारत के इस युद्ध में शामिल होने को लेकर भी चिंता थी। इसलिए 29 जुलाई 1987 को भारत और श्रीलंका ने इंडिया श्रीलंका समझौते किए। इन समझौतों के मुताबिक भारत को श्रीलंका में शांति स्थापित करनी थी, लेकिन एलटीटी इस प्रक्रिया में शामिल नहीं था। उन्होंने किसी भी बात पर सहमति नहीं दी थी, लेकिन राजीव गांधी शांति स्थापित करना चाहते थे। जब वे प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने भारतीय शांति सेना को श्रीलंका भेजा। 24 आईएएफ विमानों ने 2 भारतीय सेना बटालियनों को आईपीकेएफ तक पहुंचाया। श्रीलंका तक सिर्फ 7 दिनों में भारतीय सेना की पूरी ब्रिगेड श्रीलंका में पहुंच गई और 30 दिनों में वह एक पूरी डिवीजन बन गई। भारतीय सरकार ने एलटीटी से हथियार डालने को कहा, लेकिन एलटीटी ने मना कर दिया। तो 7 अक्टूबर 1987 को एलटीटी ने भारतीय ताकतों के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया था। काफी जोरदार लड़ाई हुई। दोनों तरफ से हजारों लोग मरे। ये युद्ध करीब 3 साल तक चला। आखिरकार मार्च 1990 में भारत को अपनी शांति सेना वापस लेनी पड़ी। एलटीटी ने फिर से काबू पा लिया और तब तक राजीव गांधी प्रधानमंत्री नहीं रहे। नवंबर 1989 के चुनावों में भले ही कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, राजीव गांधी ने अपनी बहुमत खो दिया था। वीपी सिंह भारत के 7वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेकर बने। सरकार जनता दल पार्टी ने बनाई। बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टियों के बाहरी समर्थन से बनी थी ये सरकार। ये सरकार टिकाऊ नहीं थी। जो लोग राजनीति समझते थे उन्हें पता था कि कांग्रेस फिर से जीत जाएगी। एलटीटी के लिए राजीव गांधी का फिर से प्रधानमंत्री बनना मतलब था भारत के शांति सेना का श्रीलंका वापसी करना। इसीलिए अक्टूबर 1990 में उन्होंने राजीव गांधी को मारने का फैसला किया। वीपी सिंह की सरकार बीजेपी के समर्थन वापस लेने के बाद 1 साल के अंदर टूट गई। तो अक्टूबर 1990 तक साफ था कि चुनाव फिर से अप्रैल-मई 1991 में होंगे। देखा गया तो एलटीटी को पता था कि राजीव गांधी के चुनाव जीतने के अच्छे चांस हैं। तो नवंबर 1990 में एलटीटी के मुखिया प्रभाकरण ने शिवरासन को इंडिया भेजा। शिवरासन को वन आइड जैक कहा जाता था
क्योंकि वो एक धमाके में अपनी एक आंख खो चुका था। उसकी एक कांच की आंख थी। वो तमिलनाडु पहुंचा और वहां छुपने की जगह बनाई। हत्या को अंजाम देने के लिए उसने अपने कजिन धानु को अपने साथ इंडिया लाया और साथ में अपनी कजिन शुभा को भी बैकअप के लिए रखा। असली हत्या से पहले उनके 2 टेस्ट रन भी हुए थे। दूसरे टेस्ट रन में धानु गया और पूर्व पीएम वीपी सिंह के पैर छूने में कामयाब रहा। मकसद था हमारे देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था की जांच करना। क्या इसे चकमा दिया जा सकता है? क्या वे प्रधानमंत्री के इतने करीब आ सकते हैं कि उन्हें छू सके? दुख की बात है, जवाब हाँ था। जब शिवरासन को पता चला कि राजीव गांधी की 21 मई को एक राजनीतिक रैली है, तो उसने वहीं हमला करने की योजना बनाई। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, अगर ये योजना फेल हो जाती तो एलटीटीई के पास एक प्लान भी था। दिल्ली में राजीव गांधी की हत्या करने की एक और साजिश रची गई थी। इसके लिए एक 17 साल का बमबाज अथिराई एक 70 साल के बुजुर्ग के साथ दिल्ली भेजा गया था। रॉ की खुफिया जानकारी के आधार पर उन्हें पहाड़गंज के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उन्होंने बताया कि हत्या के बाद उनका काम काठमांडू में एलटीटीई के एक सदस्य से संपर्क करना और शिवरासन को भागने में मदद करना था। उनकी मदद से काठमांडू में एलटीटीई के उस सदस्य को पकड़ लिया गया और दिल्ली लाया गया। इसके बाद शिवरासन का नेपाल के रास्ते भारत से भागने का रास्ता भी बंद कर दिया गया। साजिश जब खुल गई तो एसआईटी के पास सिर्फ एक ही मकसद बचा था, शिवरासन को जिंदा पकड़ना। लेकिन यह आदमी बड़ा चालाक था। वो लगातार अपना ठिकाना बदलता रहता था, पुलिस को गुमराह करता था। कभी सिख बन जाता, कभी मौलवी या पंडित का भेष धारण कर लेता। हर दिन अपनी शक्ल बदलता रहता था। उसके हजारों पोस्टर पूरे देश में लगाए गए थे। 1.5 मिलियन रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। लेकिन भूत की तरह शिवरासन एक शहर से दूसरे शहर गायब हो जाता था। शायद उसकी सबसे बड़ी कामयाबी तब हुई जब उसने 28 जून को पुलिस से बचने की कोशिश की और एक ऑयल टैंकर में छुपकर बैंगलोर चला गया। उसने टैंकर के अंदर एक गुप्त कमरा बनाया था जिसमें गद्दा, तकिए, स्नैक्स और पानी रखा था। शिवरासन और शुभा इसी कमरे में छुप गए। कई पुलिस चेक पॉइंट्स पार किए, मद्रास से बैंगलोर तक 350 किलोमीटर का सफर किया। इसके बाद एसआईटी को खबर मिली कि शिवरासन और उसकी गैंग बैंगलोर के इंदिरा नगर में सेफ हाउस में छुपे हैं। 2 अगस्त 1991 को एसआईटी ने वहां छापा मारा। कैप्टन रविंद्रन की अगुवाई में एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो की टीम घर में घुसी। वे साइनेट का एंटीडोट लेकर गए थे। उनका मकसद था हमलावरों को जिंदा पकड़ना। लेकिन जैसे ही एसआईटी ने घर को घेर लिया, एलटीटी के सदस्यों को इसका पता चल गया और एसआईटी के घर में घुसने से पहले ही उन्होंने साइनेट की गोलियां निगल लीं। अंदर जाकर एनएसजी कमांडो ने शव पाए, लेकिन इन शवों में शिवरासन का शव नहीं था। यह खोज लगभग 90 दिन तक लगातार चलती रही। 18 अगस्त 1991 को पुलिस को पता चला कि शिवरासन कहीं और छुपा हुआ हो सकता है। जानकारी मिली कि बेंगलुरु के बाहरी इलाके में कोननकुंटे में एक छोटे पीले घर में वह शुभा और 5 और लोगों के साथ छुपा हुआ था। लेकिन जब एसआईटी वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि घर पहले ही पुलिस की गाड़ियों से घिरा हुआ था। यह तो एक गुप्त ऑपरेशन होना था, लेकिन उन्हें सरप्राइज का मौका नहीं मिला। पुलिस ने उस घर को पूरी तरह से घेर रखा था। वहां मौजूद हर व्यक्ति, चाहे वह सड़क पर सामान बेचने वाला हो या छोटे बच्चे खेल रहे थे, सबको पता चल गया था कि राजीव गांधी की हत्या का मास्टरमाइंड और उसकी गैंग शायद उसी घर में छिपे हुए हैं। फिर से एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो ने इस घर को चारों तरफ से घेर लिया। ये जांच का सबसे अहम पल था। एनएसजी के चीफ कैप्टन ए के रविंद्रन और उनकी टीम रेड के लिए तैयार थे। फिर से वे साथ में साइनाइड का एंटीडोट लेकर आए थे। इस बार उन्हें पता था कि अगर पिछली बार की तरह देर हुई तो ये एंटीडोट बेकार हो जाएगा, उन्हें केवल लाशें ही मिलती। इस बार वे शिवरासन को जिंदा पकड़ने के लिए पूरी तरह तैयार थे। उसने अपने सीनियर्स से तुरंत कार्रवाई की इजाजत मांगी, क्योंकि उसे पता था
कि थोड़ी सी भी देरी से शिवरासन फिर से भाग सकता है। लेकिन फिर भारत की नौकरशाही की एक बड़ी नाकामी आ गई। एसआईटी, बैंगलोर पुलिस और दिल्ली के शीर्ष अधिकारी आपस में तालमेल नहीं बैठा पाए। बैंगलोर के पुलिस कमिश्नर ने अपने अधिकारियों की सुरक्षा का हवाला देते हुए तुरंत छापे की अनुमति देने से इनकार कर दिया। दिल्ली में सीबीआई के डायरेक्टर विजय करण ने आदेश दिया कि उसके साइट पर पहुंचने से पहले कोई भी कदम नहीं उठाना था। इस बीच कैप्टन रविंद्रन और उनकी टीम बेबस होकर इंतजार कर रहे थे। करीब 4 बजे शाम को सीबीआई डायरेक्टर विजय करण आखिरकार वहां पहुंचे। उनके साथ साइनाइड एक्सपर्ट डॉक्टर रामाचारी भी थे। डॉक्टर रामाचारी ने साइनाइड एंटीडोट किट्स की जांच की और कहा कि वे एक्सपायर हो चुकी हैं। कैप्टन रविंद्रन बोले कि एंटीडोट आधिकारिक समाप्ति तिथि के बाद भी 14 दिनों तक असरदार रहते हैं। अगर और देर हुई तो शिवरासन फिर से भाग जाएगा। इस बात पर डॉक्टर से उनका झगड़ा हो गया। सीबीआई के डायरेक्टर ने साफ कह दिया कि एनआईएसजी को नए एंटीडोट्स का इंतजार करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि एलोपैथिक दवाइयां एक्सपायरी डेट के बाद भी 14 दिन तक ली जा सकती हैं, या शायद उससे ज्यादा भी। तुम इतना कैसे पक्का हो? क्या मतलब, ये मामला बहुत गंभीर है, हम रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन डॉक्टर, सिर्फ कुछ दिन एक्सपायरी डेट के बाद हुए हैं तो हम पूरी ऑपरेशन रोक नहीं सकते। रविशंकर को समझ नहीं आया कि नए स्टॉक का इंतजार क्यों करना जरूरी था, खासकर जब इसका मतलब था शिवरासन को जिंदा पकड़ने का मौका खो देना। ग्वालियर से एक और सेट किस्से मंगाए गए और ऐसे ही 14 घंटे बीत गए। बाद में ये देरी खतरनाक साबित हुई। 20 अगस्त की सुबह 36 घंटे की देरी के बाद एनएसजी कमांडो आखिरकार उस घर पर छापा मारा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब कमांडो अंदर पहुंचे तो उनका सामना शिवरासन की मृतदेह से हुआ। साथ में शुभा और बाकी ऑपरेटिव्स भी थे। सभी ने साइनाइड खा लिया था। 21 मई से शुरू हुई जांच 20 अगस्त को शिवरासन की मौत के साथ खत्म हुई। कुल 90 दिन बाद। एक हद तक ये भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक जीत थी, लेकिन कई सवाल अनसुलझे रह गए। क्या इस साजिश के पीछे और भी लोग थे? क्या शिवरासन की मौत के साथ ही इस साजिश का राज हमेशा के लिए दफन हो गया? हालांकि कुछ लोग जिंदा पकड़े गए थे। अपनी अंतिम चार्जशीट में सीबीआई ने 26 लोगों को आरोपी बताया। 28 जनवरी 1998 को एक स्पेशल टाडा कोर्ट ने सभी 26 आरोपियों को दोषी करार दिया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। ये जांच इतनी दबाव वाली थी कि इस केस के चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के राघोथमन को टाडा कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद स्ट्रोक आ गया था। लेकिन ये कानूनी लड़ाई थोड़ी देर और चली। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। 11 मई 1999 को इन 26 में से सिर्फ 7 की मौत की सजा कायम रही। इन 7 लोगों में मुख्य साजिशकर्ताओं जैसे नलिनी और उसके पति मुरुगन शामिल थे। बाद में कई माफी की याचिकाओं और कानूनी अपीलों के बाद इन 7 की मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। इस मामले में जस्टिस मिलाप चंद जैन की अगुवाई में एक कमीशन बनाया गया था। इसकी जिम्मेदारी थी हत्या के पीछे बड़े षड्यंत्र की जांच करना। वो रिपोर्ट 1998 में जारी हुई। उसमें कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं। कुछ एसआईटी अधिकारियों का मानना था कि उन्हें जांच सिर्फ एलटीटीई तक सीमित करने के लिए दबाव डाला गया, जबकि शिवरासन के अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन और कुछ भारतीय राजनेताओं पर शक करने की वजह थी। 1990 में फिलिस्तीन मुक्ति संगठन के चेयरमैन यासिर अराफात ने मोसाद जैसे इजरायली एजेंसियों की संलिप्तता पर संदेह जताया था। लेकिन यह थ्योरी कभी साबित नहीं हुई। राजीव गांधी की हत्या भारतीय इतिहास में एक बड़ा मोड़ साबित हुई। इसके बाद भारतीय राजनीति हमेशा के लिए बदल गई। इसके बाद कांग्रेस की राजनीति में पकड़ धीरे धीरे कमजोर होने लगी। भले ही कांग्रेस 1991 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी रही और उसके पास
244 सीटें थीं। उसके बाद से कांग्रेस अकेले 272 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई और बहुमत वाली सरकार नहीं बना पाई। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको ये वाला भी पसंद आएगा। इसमें मैंने महात्मा गांधी की हत्या के इतने सारे पहलुओं में गया हूं। नाथूराम गोडसे कौन था महात्मा गांधी की हत्या में, और कौन कौन शामिल था, इसके पीछे सही सही विचारधारा क्या थी, इसे देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।